नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा। इंडिया की बात में आज 3 मुद्दों पर चर्चा। मुद्दा नंबर 1, एनडीटीवी से पत्रकार रवीश कुमार का इस्तीफा। इस खबर से जुड़ी मीडिया एथिक्स और क्या पत्रकारिता का आखिरी स्तंभ यानी एनडीटीवी इंडिया भी ढह गया। मुद्दा नंबर 2, भाषाई मर्यादा भूलते नेता और अगुवाई कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 3, महाकाल के सामने दंडवत होते राहुल गांधी, क्या धर्म के जरिए वोट्स हासिल होंगे? ये तमाम खबरें होंगी। मेरे साथ भाषा और उर्मिलेश हैं, मगर सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे एनडीटीवी और उसके जरिए मीडिया जगत में जो भूचाल आया है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और 3 बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीत चुके रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी पर जल्द मोदी जी के परम मित्र अडानी का कब्जा होने वाला है। अब यह तय हो गया है कि जो एक आखिरी किला था जिसमें सत्ता से सवाल किया जाता था, वो भी ढह गया। आज इस कार्यक्रम में रवीश एक प्रतीक होंगे, मगर उसके जरिए हम कई मुद्दे उठाने वाले हैं। इस खबर का क्या पंच है? भाषा, आपसे शुरुआत करते हैं। अभिसार, मेरा बहुत साफ मानना है कि एनडीटीवी को अडानी ने जिस तरह से खरीदा और उसके लिए सारे तौर तरीके जायज नाजायज इस्तेमाल की, उससे एक बात साफ है कि इस मीडिया से कितना डर रहा था अडानी समूह और मोदी भक्त मीडिया, वह साबित हुआ है। और इसी के साथ रवीश ने भी ये फैसला किया है कि भारतीय दर्शकों में अभी असली पत्रकारिता का कितना स्कोप है, लिहाजा उन्होंने सीधे सीधे भारतीय दर्शकों को एड्रेस किया, उनसे कहा है कि वह भारतीय पत्रकारिता को जिंदा रखें। हम और आप न्यूज क्लिक में जानते हैं कि भारतीय मीडिया को जिंदा, जो असली मीडिया उसे जिंदा भारतीय दर्शक ही रख रहे हैं। न्यूज क्लिक सहित तमाम लोग देख रहे हैं कि रवीश एक नया ढंग से उसी खेमे में जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया का टेकओवर पूरा हो चुका है। उर्मिलेश जी, आप बताइए इस खबर का क्या है पंच? अभिसार, देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे देश के मीडिया में जो टेकओवर्स जो हैं वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुए हैं, कई चैनलों के हुए हैं, अखबारों में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बेहतर पत्रकारिता को जगह देने वाले मीडिया संस्थानों को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के टेकओवर से वो कैसे बचें। पहली बात तो ये उनके मालिकों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो सचमुच जर्नलिज्म में जिनकी रुचि है, उनको ज़रूर इस बारे में, अपने बचाव के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, रवीश कुमार निस्संदेह हमारे दौर के एक बहुत महत्वपूर्ण एंकर, बहुत महत्वपूर्ण एक सितारा, बल्कि कहिएगा स्टार एंकर रहे हैं और हैं। उनका इस तरह से जाना पत्रकारिता को निश्चित रूप से एक गंभीर क्षति है, बहुत महत्वपूर्ण क्षति होगी हमारे पत्रकारिता की। अब बाकी बातें हम लोग चर्चा के दौरान करेंगे। इस खबर में मेरा पंच ये है कि कहा जाता है ना कि राजा ये नहीं चाहता कि उससे बताया जाए कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। जी हां, राजा को अब यह बतलाने वाला कोई नहीं है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। ना राजा चाहता है कि उसे मीडिया ये बताए और ना मीडिया ही ये चाहता है कि वो ये बतलाए। हकीकत बतलाने की हिम्मत इस मीडिया में नहीं है और जो सवाल पूछते हैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि वो धीरे धीरे मुख्य धारा की मीडिया से जुदा हो जाएं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाषा, आपने देखा होगा जैसे ये खबर आई थी तो पूरे गोदी मीडिया में जश्न का माहौल था। एक मोहतरमा ये कह रही थी एनडीटीवी का पूर्ण विराम। ये वही मोहतरमा है जो मोदी जी से जब इंटरव्यू कर रही थी तो ये पूछ रही थी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। फिर मैं नहीं भूला हूं, एक और पत्रकार जो है वो ये कह रहा था कि अब यूट्यूब का स्क्रीन काला होगा। ये दंगाई पत्रकार हैं जिन पर एफआईआर दर्ज है। मैं जब इतिहास देखता हूं इन तमाम एंकर्स का, यह आपराधिक इतिहास नहीं, और आज की तारीख में ये जश्न मना रहे हैं किसी के मुख्य धारा से जुदा होने, किसी की नौकरी जाने पर या नौकरी से इस्तीफा देने पर। जी, अभिसार, बिल्कुल साफ मामला है कि ये तमाम लोग वही बैठे हैं
उसी खेमे के साथ खड़े हुए हैं जो पिछले लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि एनडीटीवी सहित जो पत्रकारिता के असली उसूल कायम हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर जो लोग बात कर रहे हैं उनका खात्मा हो, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये उसी ब्रिगेड का हिस्सा है, मैं उनको ब्रिगेड का हिस्सा मानती हूँ कि जो नफरती ब्रिगेड मीडिया सहित पूरे पॉलिटिक्स में है, दरअसल ये उसी की नुमाइंदगी करते हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने ट्वीट से ये भी साबित कर दिया कि अब जो राजनीति में पर्देदारी नहीं है, मीडिया में पर्देदारी नहीं है, वैसे ही इनके निजी जीवन में ये हिंसा है। अभिसार, ये हिंसा और एक बहुत ही निम्न सोच है कि आप अपने एक को ट्रैवलर के बारे में इस तरह से बात करते हैं, तो कितनी जलन है। असली पत्रकारिता से ये सारे जो गोद में बैठे हुए पत्रकार हैं, जो टीवी पुरम वाले उर्मिलेश जी के शब्दों में कहें कि में बैठे हुए पत्रकार हैं, दरअसल ये इतने जलते हैं, इनको इस शोहरत से बहुत दिक्कत है, इनको इस बात से बहुत दिक्कत है कि अभी तक ये शख्स कैसे, क्योंकि मैं यहाँ रवीश को एक एज ए इंडिविजुअल नहीं देख रही हूँ। रवीश एक तरह की पत्रकारिता को रिप्रेजेंट करते थे अभी तक, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ी बहुत जगह थी उसमें। तो लिहाजा उस पूरी तरह से टीवी स्क्रीन काली हो जाए, सारे लोग बाहर हो जाएं, सिर्फ यही लोग हमें तमाम जगहों पे दिखाई दे। मैं गुजरात में हूं और गुजरात में भी तमाम लोगों से आप बात करिए जो भक्तगण हैं, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा मैडम अब आपके लोग तो चले गए, अब आपका क्या होगा, अब वो तो आप ही की तरह आएंगे टीवी, उनको भी हमें मोबाइल ही पे देखना पड़ेगा, वो तो बड़ी स्क्रीन पे नहीं आएंगे। तो देखिए मोदी जी ने गुजरात चुनाव जीतने से पहले अपना काम ये कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए उर्मिलेश जी, दिक्कत ये है कि जब ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, जैसे मैंने कहा रवीश एक प्रतीक है, मगर हम ये ना भूलें कि न्यूज क्लिक ने किस तरह की दबिश का सामना किया, किस तरह से HW न्यूज, कुएंट, NDTV, उन पर इनकम टैक्स की रेड्स मारी गई, किस तरह से सिद्दीक कप्पन पिछले 1 साल से जेल में हैं और बेल मिलने के बावजूद एक अन्य मामले में उसे फंसा दिया गया है। मगर जब ये तमाम चीजें करते हैं, जो लोग इस पर तालियां बजा रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की साख पे नुकसान पहुंचता है। जो लोग जिस व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि इससे प्रधानमंत्री मोदी कमजोर दिखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जो सवाल लेने की हिम्मत नहीं रख सकता है। देखो अभिसार, बिल्कुल आपने सही फरमाया और मेरा हमेशा मानना रहा है, जब से मैं जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं और जर्नलिज्म को जब से मैंने एक विधा के तौर पे समझना शुरू किया कि किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में बेहतर पत्रकारिता तभी हो सकती है जब वहाँ डेमोक्रेसी भी बेहतर हो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर डेमोक्रेसी पर अटैक हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी पर को बचाने की जद्दोजहद भी उतनी ही ताकतवर हो। ये जब तक नहीं होगा तब तक बेहतर जर्नलिज्म की बहुत मुश्किलात होती हैं। जैसे आप ग्लोबल इंडेक्स भी देख लीजिए जो मीडिया फ्रीडम का है, प्रेस फ्रीडम का, उसमें उन देशों को ही सबसे ऊपर रखा गया है या रखा जाता है हमेशा गंभीर शोध के बाद, जहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है, जहाँ पर वाकई जो अच्छा डेमोक्रेसी बेहतर कैसे होगी जब समाज में एक तरह की समानता काफ़ी हो लोगों के बीच में, बहुत गैर बराबरी ज़्यादा ना हो। दूसरी बात कि इक्विटी के अलावा वहाँ पर फ्रीडम हो, वहाँ पर इसके अलावा आप जो क्लैशेज होते हैं कम्युनल, कास्ट और इस तरह के, इनकी न्यूनतम संख्या हो, ये ज़्यादा ना हो। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, आप जो बोल रहे हैं, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिका कंबोज, उनसे पत्रकारों ने भारत के अंदर प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र पर सवाल किया। आप जानते हैं रुचिका कंबोज निहायत ही रक्षात्मक मुद्रा में आकर कहती हैं कि हमें सबक ना सिखाए दुनिया लोकतंत्र पर। मतलब 2014 से पहले कभी हम सोच सकते थे ये एरोगेंस है? नहीं, एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस तो चलिए वहां दिखाई देता है जहां आपकी कोई उपलब्धियां रही हो, शायद उपलब्धियों से भी लोगों में एरोगेंस आ जाता है। आप अपना मजाक बना रहे हैं यहां पर इस तरह की बातें करके। देखिए मैंने देखा है कि इंडियन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या डिप्लोमेट्स जो हैं वो हमेशा बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करते हैं। जब कभी विदेश में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब पत्रकार या डिप्लोमेट या दूसरे लोग कमेंट करते हैं भारत की इस तरह की नाकामियों पर, जैसे भारत की गरीबी के बारे में, भारत की असमानता के बारे में, भारत में इनजस्टिस के बारे में, भारत में जो सबाल्टर्न सेक्शन समाज के हैं उनको लेकर, जैसे मुझे हाल में याद आ रहा है कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जिसमें
ट्राइबल्स को लेकर ठीक है। भारत में क्या कितनी परेशानियां ठीक है। हैं आदिवासियों को लेकर, इस पर जब पूछा जाता है तो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं डिप्लोमेट्स इंडिया के। ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी ठीक है। बात जो मीडिया पर मैं जो कहना चाहता हूं हम्म। कि देखिए, अपने देश में जब तक डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद मजबूत नहीं होगी तब तक ये चलिए। जो मीडिया की ठीक स्थिति है। है वो बरकरार ठीक है। रहेगी। भाषा, देखिए, एक तरफ तो चलिए वो पत्रकार हैं, न्यूज क्लिक जैसी संस्थाएं हैं जो सवाल करते हैं और हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, जो जिसका जिक्र आप और हम कई बार कर चुके हैं। मगर दूसरी तरफ ये जो मीडिया है, इनमें दो क्वालिटीज हैं। यकीनन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट गैदरर, प्रवक्ता के तौर पर काम करना, मगर इनमें से कई लोगों का आपराधिक इतिहास है। मसलन मैंने बताया कि जो न्यूज 18 का पत्रकार यह कह रहा था कि अब यूट्यूब का स्क्रीन काला होगा, उस पर एफआईआर है दंगा भड़काने को लेकर। आपको याद होगा कि एक जी का पूर्व संपादक है जो अब शायद आज तक में है, वो कैमरे पर पकड़ा गया था 100 करोड़ की वसूली करते हुए। फिर एक चैनल के अंदर दो पत्रकार हैं जो मीटू के अंदर सीरियस ऑफेंडर्स हैं। यह हकीकत है और ये लोग ताकतवर स्थिति में हैं। तो जब ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे भाषा, तो हम उसी तरह की पत्रकारिता की उम्मीद करें। जी, और देखिए कि जो सारे सवाल आप और हम और उर्मिलेश जी यहाँ बैठ के उठा रहे हैं, ये सारे सवाल तमाम कॉरपोरेट और ये जो गोदी मीडिया है, इनके चैनल में एक एंकर की हिम्मत नहीं है कि इन सवालों पर चू भी बोल पाए, जरा भी बोल पाए। नहीं, वो कहीं नहीं बोल पाते। अभी मैं गुजरात में हूं और देखिए कि जैसे ही रोड शो होता है, सारे लोग आज तक के पत्रकार हो, न्यूज 18 के पत्रकार हो, एबीपी के पत्रकार हो, एक के बाद एक आगे बढ़कर बीजेपी प्रवक्ता या नेता से बढ़कर बात करते हैं। पूरा का पूरा परसेप्शन अवधारणा का खेल है। और साथ ही अभिसार जो बहुत जोर देने की बात है कि दरअसल ये जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, बहुत ही महीन ढंग से नफरत फैलाने का जो पूरा कारोबार है, उस कारोबार में ठप्पा लगाते हैं कि नहीं, हम ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि मतदाता, भारतीय नागरिक क्या सोचे, किस तरफ वोट करे, किस तरफ जाए। तो ये सारे जो क्राइम है, दरअसल ये मीडिया की, आपने जो आप जिक्र किया है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। भाषा, आप जो चीज कह रही हैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिखलाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं यानी ब्रजेश पाठक जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, और पत्रकारों के बयानात में कोई फर्क नहीं है। आपको सवाल पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मगर उसका महिमा मंडन होता है भाषा। और आज जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो आ रहे हैं कि किस तरह से 4 मिनट तक वो एम्बुलेंस खड़े होकर इंतजार कर रही थी ग्रीन सिग्नल का, कि जब वहां से हरी झंडी मिले तब वो ड्रामेटिक एंट्री करे, उसके बारे में बात कौन करेगा अभिसार? इसीलिए देखिए जरूरी था इनके लिए कि एनडीटीवी जैसे एक आखिरी जो किला था उसको, उस पर भी कब्जा जमाना। दरअसल ये राजशाही का दौर है जहां पर हर जगह अपने ही व्यक्ति हो, अपने ही लोग हो, ताकि अपनी ही तूती सुनाई देती रहे। ये बहुत साफ है। और ऐसे पत्रकारों की जो पहुंच और पूछ और जो दम्भ है, क्योंकि ये दम्भ की बात है, ये आपराधिक दम्भ है, जहां पर आप अपने एक पेशेगत व्यक्ति को आप इस तरह से हिंसा और नफरत से देखते हैं। यहाँ आप नेता की बात नहीं कर रहे, लेकिन रवीश पर जो हमला कर रहे हैं पत्रकार, वे बता रहे हैं कि सत्ता की बैकिंग होने के बाद किस तरह से वे पत्रकार नहीं। ठीक है। मैं अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। दो और खबरें हुई इस हफ्ते और उससे पता चलता है कि मीडिया किस तरह नतमस्तक है सत्ता के सामने। एक चैनल जिसका नाम जी हिंदुस्तान है, वो जल्द बंद होने वाला है। उसने अपने 300 एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। अब ये जो जी हिंदुस्तान है वो जी ग्रुप से आता है और मैंने अक्सर इनके प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, वही नफरती कार्यक्रम, यानी नफरत भी नहीं बिक पा रही है। और एक दूसरा मैंने खबर देखी उर्मिलेश जी, न्यूज लॉन्ड्री की खबर थी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रिपब्लिक न्यूज को नोएडा में जमीन दी है। ये दोनों खबरें देखिए, नफरत भी नहीं बिक पा रही है आपकी, और दूसरी तरफ रहमो करम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अपने खास पत्रकारों पर, यह भी एक चीज है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो पत्रकार सवाल करता है उसके लिए ऐसे हालात बना दो कि उसे छोड़ के जाना पड़े। अभी सर जो दोनों बातें आप कह रहे हैं, मैं चूंकि बाहर था हाल फिलहाल, तो और
मैं बहुत सुदूर इलाके में था, तो मैंने खबर को फॉलो नहीं किया, मैंने खबर देखी नहीं है। लेकिन मैं जो एक आम जो बात हो सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि जिस तरह का मीडिया तंत्र, खासकर टेलीविज़न अपने देश का, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल जिसको कहते हैं, उनका एक ही एजेंडा है, सत्ता की ताकत को और ज़्यादा उसको इजाफा उसका करना, और वो सत्ता के लिए काम करते हैं। दरअसल आप मीडिया में कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप उनको मीडिया समझते हैं तो ये मतलब मैं समझता हूं मीडिया के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ये रेडियो रवांडा का भारतीय संस्करण है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूं कि दरअसल हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल, जो हाल तक कभी कभी लगता था कि नहीं उसमें मीडिया जिंदा है, लेकिन यहां मीडिया मर चुका है उनके अंदर। ठीक है। ये केवल प्रोपेगेंडा यानी प्रचार के तंत्र बस हैं। अगर अपने देश में कहीं पत्रकारिता बची है तो आप वेबसाइट्स देख लीजिए, यूट्यूब चैनल कुछ हैं, सारे नहीं, यूट्यूब चैनल बहुत खराब भी हैं, बहुत खराब, और वो भी प्रोपेगेंडिस्ट हैं। सत्ता विरोधी यूट्यूब चैनल्स बहुत ही वाहियात हैं, बहुत ही प्रोपेगेंडिस्ट हैं और झूठ बोलते हैं, शीर्षक उनके कुछ होते हैं, कंटेंट कुछ होता है, जर्नलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं उनको भी नहीं बड़ा वो करता हूं। लेकिन अखबारों में मैं आपको बताऊं कि ट्रेमेंडस, मैंने इतना ज्यादा साहस दिखा रहे हैं कई अखबार, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि तमाम दबावों के बावजूद, तमाम नुकसानों के बावजूद अभी भी कुछ अखबार अंग्रेजी में हैं जो बीच बीच में अच्छी स्टोरीज लाते हैं। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं। अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। गुजरात को लेकर पहले चरण का जो है मतदान हो गया है, अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि जैसे जैसे मतदान की घड़ी सामने आने लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की। उन्होंने यह तक कह दिया कि आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस इसलिए करती है ताकि एक समुदाय को बुरा ना लगे, यानी कि भारत के अंदर आपने एक समुदाय को आतंक से जोड़ दिया। यही नहीं, 2002 का जिक्र अमित शाह करते हैं अपनी रैली में, धमकाते हैं उसको लेकर। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है जिसमें उन्होंने मोदी को 100 सिर वाला रावण कह दिया। तो भाषाई मर्यादा भी एक तरह से भूलते जा रहे हैं। क्या इस खबर का पंच शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा उर्मिलेश जी। अभी सर, मैं ये ट्रेंड जो है इंडियन पॉलिटिशियंस का पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित बयान देने का, और बिलो द बेल्ट जाकर और असंसदीय भाषा में भी बयान देकर। तो एक तो इसके लिए मैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराता हूं, जिसके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ, ऑल पार्टी का उसको अप्रूवल है। ऐसी स्थिति में संवैधानिकता, कानून और पार्लियामेंट्री कंसेंसस तीनों को एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, और इसके लिए ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। भाषा, आपके हिसाब से क्या है इस खबर का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि इन तमाम बयानों के जरिए वो जो मतदाता है उनका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। उस सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जहर और नफरत उड़ेलना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव एक बार दोबारा ये साबित कर रहा है, खासतौर से 2022 बहुत अहम है, कि इस समय विकास बेचने के लिए, विकास के नाम पर कुछ बेचने के लिए उनके पास नहीं है। इसलिए वे जाते हैं 20 साल पुराने जो नरसंहार हुआ था उसको लाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। यहाँ मतदाता तकरीबन वही भाषा बोल रहा है जो नेता वहां बोल रहे हैं, यानी ऊपर से जो जहर नीचे आ रहा है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है माइंडसेट में, और वही रिफ्लेक्ट कराने की साजिश है चुनाव में। शुक्रिया भाषा। और इस खबर पर मेरा पंच यह है कि कहीं ना कहीं बतलाती है भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा, कि गुजरात जैसे राज्यों में जहां विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है, कम से कम दिखाई नहीं दे रहा लड़ते हुए, आम आदमी पार्टी जो है काफी उग्र दिखाई देती है, मगर ये कहा जाता है कि शायद जमीनी तौर पर वो इतने फैले हुए नहीं है। हालांकि राजनीति में चमत्कार होते हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य में जो कि प्रधानमंत्री की कर्म जन्मभूमि है, वहां पर भी नफरत का इस्तेमाल। आप जनता को क्या बनाना चाहते हैं और ये कैसी असुरक्षा है? तो ये असुरक्षा बताती है हमारे राजनीतिक दलों की। मगर कहीं ना कहीं यहां पर उर्मिलेश जी मौका दे दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सहानुभूति अपने लिए पैदा करने की। मतलब जो पिछली बार मणिशंकर अय्यर साहब ने मौका दिया था नीच किस्म के आदमी शब्द का इस्तेमाल करके, अब 100 सिरों का रावण बता दिया। हालांकि उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बांधी थी कि क्यों कहा उन्होंने। तो या तो उग्र बयान
या फिर सहानुभूति? यही दो हथियार हैं बीजेपी के। देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बहुत दिलचस्प इनके बीच में इस तरह की अंताक्षरी चलती रहती है। और मोदी जी या उनकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, वो जितने आक्रामक हों अपनी भाषा में, लेकिन जैसे ही उन पर कोई बयान आता है इस तरह का, वो तुरंत उसको पकड़ते हैं और जनता के बीच में अपने लिए सहानुभूति, दया क्रिएट करने का एक जबरदस्त अभियान छेड़ देते हैं। और फिर कांग्रेस चारों खाने चित, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो उस तरह का नेटवर्क है, न उस तरह का मीडिया है, न उस तरह का सोशल मीडिया भी है, कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी बहुत ही, मैं समझता हूं कि अनप्रिपेयर्ड, उसके पास तैयारी नहीं है, उसके पास शब्दावली भी नहीं है नेताओं के पास। जैसे अब मणिशंकर अय्यर, सभी जानते हैं कि अंग्रेजी बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं जानते, हिंदी भी जानते हैं। मेरा निजी तौर पे उनसे ताल्लुकात, सेंट्रल हॉल में मिलते रहे हैं, बातचीत होती है, हिंदी खूब बोलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप हिंदी के शब्दों के अर्थ और अर्थ के पीछे छुपे जो पहलू हैं उनसे आप वाकिफ नहीं है। आप नीच के बजाय निम्न स्तरीय कह सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था आपका, लेकिन आपके पास वो अपने पक्ष में पलट लेते नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, ये अंग्रेजी में ज्यादा सोचते हैं और हिंदी में कम। इनको क्या कब बोलना चाहिए, दे डोंट नो, और ये उनके मुंह में। ठीक है, भाषा आप कुछ कह रही हैं, हाँ बोलिए। एक चीज मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी कि यहाँ दोनों चीजों की तुलना करना और दोनों को एक ढंग से देखना गलत होगा। क्योंकि आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तीन कम से कम 2 मुख्यमंत्री गुजरात की धरती में आकर क्या बोलते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा सीधे सीधे बोलते हैं कि हर तरफ आपको आफताब दिखाई देगा। और इसके साथ साथ योगी की जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, वहां बुलडोजर खड़ा होता है और एक संदेश देने की बात होती है, वहां वे एक देश के दूसरे मुख्यमंत्री को सीधे सीधे आतंकवादी बोलते हैं। उनके जो तमाम प्रचारक हैं, जो सांसद हैं, वे सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ जाएंगे और आपके घर के बगल में अगर वो मछली पकाएंगे और नॉनवेज पकाएंगे तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं कह रही हूँ ये सारे अक्षम्य अपराध हैं कानून के हिसाब से। चुनाव आप कह रही हैं, ये कहना कि बंगाली मछली बनाएगा, मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि बांग्ला भाषी जो हैं वो इस देश के नागरिक हैं। मछली गुजरात के अंदर कई लोग खाते हैं बांग्ला भाषियों के अलावा। इनको इतना भी नहीं शर्माती, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नहीं, गुजरात में इतना बड़ा कोस्ट है, ये भूल जाते हैं कि गुजरात समुद्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पे गुजराती लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो सी फूड खाते हैं। गुजरात कोई शाकाहारी देश नहीं है, प्रदेश नहीं है। जैनी और ब्राह्मण होंगे जो नॉनवेज नहीं खा रहे। मेरा मानना दूसरा है कि जिस तरह से खुलेआम नफरत का एजेंडा 2002 को बोल के कि ये हमने सबक सिखाया, इस तरह से आप हिंदुत्व के वोट को उर्मिलेश जी, पता है यहाँ क्या है? विपक्ष की दिक्कत ये भी है कि अमित शाह हो चाहे मोदी हो, ये जानबूझकर 2002 का जिक्र करेंगे, जानबूझकर एक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ेंगे। वो चाहते हैं विपक्ष इसमें इंडल्ज करे, क्योंकि विपक्ष इंडल्ज करेगा तो बकौल बीजेपी उन्हें वोट्स मिलेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए, ये जो आप कह रहे हो ना, मैं दरअसल बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। और दरअसल वो तो खोजते हैं कि आप कुछ ऐसी बात कहें जिससे कि वो इसको इतना बड़ा बिल्ड करें और अपने नैरेटिव पर ले आए। अमित शाह की यही कोशिश थी। अमित शाह की यही कोशिश थी। अमित शाह जी ने ये कहा कि साहब 2002 में सबक जो सीखा गया, तो शांति आ गई, परमानेंट पीस हो गई। मतलब कहने का मतलब यही है। ये दुनिया के कई तानाशाह पहले कह चुके हैं इस तरह की बात कि हमारे यहाँ पीस कैसे आई, इस तरह से आई। ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि आपको कांग्रेस पार्टी को या किसी भी प्रमुख विपक्षी दल को, ठीक है, जो एक नया डिस्कोर्स खड़ा करना है राजनीति का, संस्कृति का, सांप्रदायिकता के इशू को लेकर, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप, ये मीडिया आपके खिलाफ है, पूरा मीडिया सत्ता के साथ खड़ा है, मेनस्ट्रीम मीडिया, आप कैसे बिल्ड करें, लोगों को कैसे मोबिलाइज करें ताकि लोगों का ध्यान। और उर्मिलेश जी, इसी से जुड़ा महंगाई पर, मुद्दा, बेरोजगारी पर। एक सेकंड हाँ। आप देखिए, मैं गुजरात की रिपोर्टिंग बहुत ध्यान से देख रहा हूं टेलीविजन चैनलों की। वे टेलीविजन चैनल जो पूरी तरह सत्ता के साथ हैं, लेकिन उनसे जब कोई औरत बात करती है गुजराती, कोई पुरुष बात करता है, कोई लड़का बात करता है, दे आर रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं समझ गया। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा मुद्दा है। तो रावण कहने की जरूरत क्या है?
ठीक है, इसी से जुड़ा हमारा तीसरा मुद्दा है, और वो तीसरा मुद्दा क्या है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। दो चीजें सामने उभर कर आई। पहली बात, वो महाकाल के सामने दंडवत हुए, सवाल ये उठने लगे कि क्या धर्म के जरिए राजनीति साधी जाएगी। और दूसरी बात, राहुल गांधी जो ये कह रहे थे कि किस तरह से करोड़ों का उद्योग उनकी छवि को बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्या है इस खबर का पंच? भाषा आप बताएं। मेरा एक बहुत दूसरे ढंग से मैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हूँ अभिसार, कि जब मोदी जी तमाम जगहों पे जाकर धार्मिक प्रचार करते हैं, केदारनाथ जाएं, कहीं पर भी जाएं, और हर समय 24 घंटे हमारा मीडिया उनकी यात्रा को एज अ पीएम को एक हिंदू पीएम पेश करते हैं, तब किसी को बहुत परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा दिखाई देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू बनने का 100% राइट सिर्फ प्रधानमंत्री को है, भाजपा के नेताओं को है। बाकी कोई भी अगर मंदिर जाता है तो उसमें पेट में दर्द हो जाता है। हमने देखा स्मृति ईरानी उल्टे ढंग से वीडियो ट्वीट करती हैं। तो सवाल है कि क्या हिंदू धर्म की ठेकेदारी, मंदिर जाने की ठेकेदारी सिर्फ भाजपा के पास है? कोई और नेता, हम आप कोई और नहीं जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप बताइए का क्या है पंच, उर्मिलेश जी? नहीं, मैं तो इस पर दूसरी बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या कोई हो, अगर वो चुनाव प्रचार के दौरान बार बार मंदिरों में, मस्जिदों में या उपासना स्थलों में जाते हैं, कोई भी कहीं भी जाए, किसी भी धर्म के उपासना स्थल पर, वैसी साहब मान लीजिए मस्जिद चले जाएं, कोई कहीं जाए, हमें तो परेशानी होती है एक नागरिक के रूप में जो संविधान से जुड़ा हुआ है और जो संविधान को एक मूल्य के रूप में लेता है। आप धार्मिक आज़ादी आपको है, उपासना की आज़ादी आपको है, लेकिन भैया आप राजनीति में धार्मिक मंसूबों को क्यों लेकर आते हैं? आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति और चुनाव में क्यों करते हैं? इसलिए मैं कहूँगा कि राहुल गांधी को भी इस सरकार की विफलताओं की इतनी विशाल फेहरिस्त है कि उसको लें और धर्म को या धार्मिकता को, उपासना को वह एक निजी अपना मसला माने। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं कहूंगा एक जर्नलिस्ट के नाते, और मैं राहुल गांधी को भी कहूंगा कि उनको भी इससे परहेज करना चाहिए। इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि धर्म और राजनीति में कोई फर्क नहीं रह गया है। ये एक बदनुमा हकीकत इस राजनीति की हो गई है। मगर विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलते रहेंगे तो यकीन मानिए हर ओवर में बीजेपी 6 मारने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप बीजेपी से इंडल्ज करें तो ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे वो असहज हों। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मगर हकीकत यह है उर्मिलेश जी कि आप जब राहुल गांधी वहां जाते हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं, जिस तरह से जो भाषा यहां पर मुद्दा उठा रही हैं, वो दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। यह हकीकत है। नहीं, दोहरे जो आप कह रहे हैं ना कि मापदंड दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन हम लोग जब यहां बैठ के बात कर रहे हैं अलग पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हमारा यह कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस देश की हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के इस्तेमाल में सबसे आगे बढ़ गई है, नियम कानून कोई भी आचार संहिता नहीं मान रही है, और इसको लेकर आप शिकायत करते हैं एक तरफ चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं, और फिर आप स्वयं वही करें, आधे अधूरे मन से करें, आधे अधूरे ढंग से करें, उतना भी ना कर सकें जितना वो कर रहे हैं, तो काहे को कर रहे हैं भाई? ठोस मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? पढ़ाई लिखाई का आप क्यों नहीं बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं? आप क्यों नहीं महंगाई का सवाल उठाते हैं? आप क्यों नहीं हेल्थ केयर का सवाल उठाते हैं? और अगर उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्लिक नहीं कर रहा है इलेक्शन में, तो माफ कीजिएगा, आपके प्रोपेगेंडा में, आपके प्रयास में, आपकी कोशिश में कमी है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। 2018 में 3 स्टेट में चुनाव था, राज्यों में और भी कई जगह था, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में 3 था, माने मध्य भारत में। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश की तुलना आप देखिए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस में थे, उनके साथ और कमलनाथ के साथ हर मंदिर में जाते थे, खूब पूजा करते थे और पूरा त्रिपुंड लगाते थे। मेरी कई बार कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में बातचीत भी हुई। एक नेता नाराज भी हो गए मेरे कमेंट से, जो कहीं मैंने लिखा था संभवतः नवभारत टाइम्स में। और छत्तीसगढ़ में उसी कांग्रेस पार्टी ने किसानों और नौजवानों के मुद्दे को उठाया, आदिवासियों के मुद्दे को उठाया, थंपिंग मेजॉरिटी से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में देखिए इस तरह नहीं जीत पाई। क्या है, एक तरफ तो, एक मिनट भाषा में सवाल पूछ लूं आपसे पहले,
दिक्कत क्या है कि जब राहुल गांधी एक और उनका प्रचार तंत्र एक तरफ तो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं कैमरे होते हैं, गर्भगृह में कैमरे घुस जाते हैं, और इस बार हमने वही हाल उज्जैन में महाकाल के मंदिर का देखा। आप पूरे साष्टांग हो गए, दंडवत हो गए, आपका पूरा प्रचार तंत्र वो मीडिया की तस्वीरें जारी कर रहा था। आप जब दूध का चढ़ावा कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, उसका पूरा वीडियो बनाया गया, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, तो फिर आप अलग कैसे हो गए? जी, यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि उर्मिलेश जी इसको चुनाव प्रचार से जोड़ रहे हैं। ये एक घटना मध्य प्रदेश की है, चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, यह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान घटना हुई है, लिहाजा इसका कोई लिंक चुनाव से सीधे सीधे नहीं जुड़ता है। दूसरी बहुत अहम बात और जरूरी बात मुझे लगती है कि जब राहुल गांधी किसी ईसाई समाज के व्यक्ति से मिलते हैं जो कि वहां पे मिलने आए हैं, तब आप देखिए तब हंगामा होता है। कोई और दूसरे धर्म के लोग आते हैं मिलने के लिए, उनसे फोटो खींचती है, तब हंगामा होता है। आपको याद दिला दूं, बिल्कुल संबित साफ है। पात्रा ने, भाषा में जोड़ना होगा आप जो कह रही हैं, सुनिए। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, एक छोटी सी बच्ची राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चल रही थी। संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, यह है धार्मिक तुष्टीकरण। एक लड़की का हाथ पकड़ के राहुल गांधी चल रहे थे, इस तरह की बात उन्होंने कही। बात पूरी कीजिए। मैं यहाँ पे दूसरी चीज कह रही हूँ, उर्मिलेश जी से फर्क है मेरा स्टैंड बहुत साफ साफ, कि ठीक है आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति में ना करें, नहीं करना चाहिए। हम और आप, यह मेरी स्वतंत्रता है। आप लिखेंगे अभिसार कि आप हिंदू हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप हिंदू हैं, तो मुझे भी ये अधिकार है कहने का पब्लिकली कि नहीं, मैं एक नास्तिक हूँ। जैसे भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, गांधी ने कहा कि वो हिंदू हैं, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ये लेकिन अधिकार हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि मैं, यहाँ कोई चुनाव रैली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक यात्रा है, जिस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं। मेरा इस बात से इत्तेफाक हो सकता है कि आप ना जाइए, आप किसी मंदिर में नहीं जाइए, किसी मस्जिद में ना जाइए, कहीं चर्च में ना जाइए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये कहना कि वो जाने भर से ठीक है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है भाषा जो कह रही है ठीक है, ये कि ये गुजरात नहीं है जहां चुनाव हो रहा हो, ये मध्य प्रदेश है, लेकिन न भूलिए कि पदयात्रा भी एक राजनीतिक यात्रा है। पहली बात। दूसरी बात, उगालते में कोई ना रहे कि वो उसका मकसद राजनीतिक है। हाँ, एक सेकंड। राहुल गांधी चाहे जितनी बार भी कह लें, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राजनीतिक है। अभी सर दूसरी बात कि आप अगर एक मंदिर में जाते इस पद यात्रा के दौरान भी, और आप पूजा करते, कोई कैमरा न जाता, कोई वहां पर प्रदर्शन न किया जाता, सोशल मीडिया पर, कांग्रेस के मीडिया पर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा उस फोटोग्राफ का न किया जाता जो जिसका वर्णन आपने अपने सवाल में किया, तब मैं मानता कि एक उपासक जा रहा है। इसकी कोई राजनीति को धार्मिक मसलों को राजनीति में इस्तेमाल करने का मकसद बदल दी ना वो सारी सोच। तो आप मोदी जी के इशारे पर क्यों चल रहे हैं? आप मोदी जी के पद अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको हिंदू विरोधी बताया जाएगा। बिल्कुल नहीं। भाषा कहती है, बिल्कुल नहीं, भाषा कहती है कि मुझे ये कहने का अधिकार है। नवीन पटनायक क्या हिंदू नहीं है? नवीन पटनायक ये काम नहीं करते हैं चुनाव में। उड़ीसा की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, यहां तक कैसे आप देखिए सीपीआईएम नहीं करती ये काम। भाषा, इसका जवाब आप देना चाहेंगी? कर्नाटक में कोई नेता नहीं करता। बिल्कुल मेरा साफ नहीं, देखिए मेरा बिल्कुल साफ मानना है अभिसार, ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में अगर वो नहीं जाते, मैं कह रही हूं कि आप मिसाल के तौर पे उर्मिलेश जी या सोच लीजिए कि वो महाकाल की नगरी में गए हैं और वो महाकाल का दर्शन नहीं करते और फोटो नहीं जारी होता, तो 100% ब्रांडिंग होती कि वह एंटी हिंदू हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विवेकानंद स्टैचू पर जाने के बाद बिल्कुल बेहतरीन मिसाल है, कैबिनेट मिनिस्टर, देश की कैबिनेट मिनिस्टर बोलती हैं कि वे वहां नहीं गए। तो जब इतने बड़े पैमाने पर, और जिसको राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि करोड़ों की इंडस्ट्री है उनकी इमेज को डाउन करने के लिए, उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए, उसमें कांग्रेस की रणनीति से आप और हम असहमत हो सकते हैं, हमें हक है, लेकिन हमें यह भी सोचना कि उनपे जो हमला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 100% हिंदू धर्म के ठेकेदार वो हैं, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती। सिर्फ हम चलिए भाषा वक्त मेरे पास नहीं है उर्मिलेश जी, वक्त इतना ही है। और जिस विवेकानंद वाले मुद्दे का जिक्र भाषा कर रही थी, उसमें स्मृति ईरानी ने झूठ बोला था। मैं इस शब्द का इस्तेमाल आसानी से नहीं करता हूं, गलत बयानी की थी, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी बाकायदा गए थे, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने शीश झुकाया था, फिर भी झूठ बोला था। तो यह दोहरी चुनौती है विपक्ष के सामने। एक
अगर आप अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो तो आपको हिंदू विरोधी बताया जाता है। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं उसको लेकर भी हमला और उसको लेकर भी दुष्प्रचार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।